आपने दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बनाया, कहा कि साहब ये अवैध है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, और घुस गए लोग और जा करके वहाँ पर नकली ही सही बम वहाँ फेंके। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एकदम सड़क से गायब ही हो गया है, सड़क पे दिखाई नहीं देता। मैं सबसे दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री, मेरा डंका बजता है। कर्ज में डुबो दिया हम लोगों को, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, अलर्ट भी आ और गया। अलर्ट भी आ गया। भाजपा सांसद के पास पे घुसे हैं, पास भाजपा सांसद का था। जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं जिन पर मोदी जी ने हाथ रख दिया, वो सब सदाचारी हो गए। अभी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है और कई सारी मांगे रखी हैं। उसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव जी से और जानेंगे समझेंगे कि आखिर क्या मामला है जिसकी वजह से आज ये लोग इकट्ठा होकर के, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर के जमघट लगा करके यहाँ पे नारेबाजी कर रहा था और ज्ञापन सौंपा। क्या मामला था सर जिसकी वजह से सभी लोगों ने मिलकर सर्वदलीय एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? देखिए, सदन को विपक्षहीन करने की जो साजिश वर्तमान सरकार कर रही है और उसके तहत 142 सांसदों का निलंबन, इसलिए निलंबन कि वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं कि भाई आपने दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बनाया, कहा कि साहब ये अवैध है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, और घुस गए लोग और जा करके वहाँ पर नकली ही सही बम वहाँ फेंके और अपनी आवाज़ को उन्होंने उठाया। अब जब ये तहकीकात हुई कि साहब ये इनको घुसाया कौन, तो पता चला कि साहब ये तो भाजपा सांसद के पास पे घुसे हैं, पास भाजपा सांसद का था, प्रताप सिन्हा का। अब प्रताप सिन्हा के पास मैं देख रहा हूँ कोई मीडिया वाले नहीं जा रहे हैं, बड़े मीडिया जो बड़े बड़े घराने हैं। प्रताप सिन्हा के पास भी तो जाके माइक का मुंह पूछना चाहिए ना, उन्हीं से पूछना चाहिए कि आपने इनका पास बनाया और इतनी बड़ी घटना हुई, कैसे हुई? इसको क्या माना जाएगा? मतलब मीडिया पर बैन लग गया है क्या कि वो प्रताप सिन्हा के पास नहीं जा पा रहा है और उन सांसदों को उठा करके सदन से बाहर कर दिया जा रहा है, और एक दो नहीं 142 सांसदों को। आपने देखा अभी कि किस तरह से वो टीएमसी के सांसद मित्रा जी को, महुआ मित्रा जी को, उन पर दुनिया भर का अनाप शनाप आरोप लगा करके सदस्यता ही खत्म कर दी। आपने देखा सांसद संजय सिंह जी को किस तरह से उनके ऊपर घटिया आरोप लगा करके, जो साबित ही नहीं हो पा रहा है, उसमें जेलों में डाल दिया। तो हमारे आपने देखा मनीष सिसोदिया जी पे, जैन साहब पे, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, समन लेके दौड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, करे भाई इसमें मुझको मुलजिम बनाया है, मुझको गवाह बनाया है, मुझको संदिग्ध बनाया है, मुझको बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हो, इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तो पूछ रहे हैं ना कि बुला क्यों रहे हो मेरे को, वो इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब ये डरी हुई सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, जो अनैतिक काम कर रहे हैं उनको अंदर कर रहे हैं। आप देश की जनता को बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है? साहब 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए का हमारा कर्ज था भारत का, जो भारत सरकार ने लिया था, और 2023 में वो कितना हो गया? 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। किसके रिजिम में हुआ? जो सबसे मजबूत आदमी अपने को कहता है कि मैं सबसे दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री, मेरा डंका बजता है। कर्ज में डुबो दिया हम लोगों को, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अलर्ट भी आ और गया। अलर्ट भी आ गया कि अब तुमको कर्जा नहीं दिया जाएगा, अब तुमसे जो भी उनका तरीका हो वसूली करने का। तो ये देश सुरक्षित हाथों में, हकीकत है कि ये देश कितना सुरक्षित हाथों में है। विजय माल्या भागा कि नहीं भागा? बिल्कुल। नीतीश संदेशरा भागा कि नहीं भागा? नीरव मोदी भागा कि नहीं भागा? तो मतलब जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं जिन पर मोदी जी ने हाथ रख दिया, वो सब सदाचारी हो गए। जितने भ्रष्टाचारी अन्य पार्टियों के हैं, मोदी जी के पार्टी में चले गए, मोदी जी ने हाथ रख दिया, वो सदाचारी हो गए। मतलब ये मजाक में लोग कहते हैं लोग कि ये वॉशिंग मशीन है, ये भ्रष्टाचारियों की सफाई कर लेते हैं, ये जो इनके यहाँ जाता है। तो असल भ्रष्टाचार सरकार की देख रेख में बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप क्या समझते हैं जो नोटबंदी हुई, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? हमारी पार्टी ने उस उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां किया था और बड़ी रैलियां करके बताया था कि ये 8 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है ये, और सारे दलों का
वो सारे दलों को जो है वो टारगेट करके, और ये सारा पैसा ठीक आपके उसके पहले जब नोटबंदी हुई, हर जनपद में ज़मीनें खरीदी गई, भाजपा की 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें बनाई गई। ये पैसा कहाँ से आया, कौन जांच करेगा इसकी? तो सवाल ये है कि अब आप ही फैसला करने वाले हैं और आप ही डाका डालने वाले हैं, तो जनता जाए। कहा जाता है राजेश जी कि देश की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श, उस पर चिंतन मनन, उस पर बातचीत, चर्चा परिचर्चा देश की सदन में होता है। लोकसभा का ये आखिरी सत्र था, वहाँ पे जो लोकसभा है या राज्यसभा वो विपक्ष विहीन लगभग हो गया है। तो ऐसे में जनता के मुद्दों का डिस्कशन कैसे हो पाएगा जब सारे विपक्ष के नेता बाहर कर दिए जा रहे हैं? इसकी चिंता किसी तानाशाह को कहाँ होती है? वो तो चर्चा करना ही नहीं चाहता, सवाल से घबराता है। जनता के लिए ज़रूरी मुद्दे क्या हैं? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग इसके लिए जनता के बीच में नहीं जा सकते? क्या जो जन कल्याण के नाम पर के सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता के मनोमस्तिष्क पर इस तरह से भारी हैं कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो खबरें आ रही हैं वो खबरें नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पर्चे हैं जो अखबारों में छप के आते हैं। इस तरह का मैंने बताया पहले कि संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा हो गया है, जनता के बीच में सही जो वास्तविकता है वो नहीं आ पा रही है। सदन में घुसे, वहाँ पर जा कर के नकली बम फोड़ा, गलत किया, लेकिन जो बात उन नौजवानों ने कहा वही दरअसल सच्चाई है। वो बेरोजगारी से त्रस्त युवा थे, वो महंगाई से त्रस्त युवा थे। इस बात को न कोई अखबार उठाता है और न कोई बड़ा चैनल उठाता है। वो बताते हैं कि चारों तरफ राम राज्य चल रहा है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, घंटा लटक गया है, बजने वाला है, ये बताते हैं। बेरोजगारी देश में कितनी है ये चैनल से नहीं बताते। हम कितने कर्जे में डूब चुके हैं ये चैनल से नहीं बताते। तो ये जो नए तरह का जो लोकतंत्र मोदी सरकार बना रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम अब हमारा बढ़ गया है। जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं और वही छाप रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो आदेश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सारे दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जनता के बीच में पूरी गंभीरता से और पूरी तन्मयता से जाकर के हकीकत लोगों को बताए। इंडिया गठबंधन बना है, कितनी आपको मतलब ईमानदारी से आप बताइए कि कितना आपको लग रहा है कि आप लोग जन जागरण कर पाएंगे जनता के बीच जा करके? जो सही मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे हैं, देश की जो सुरक्षा की बात हो रही है, देश के लोकतंत्र की बात हो रही है, उन सभी बिंदुओं पर आप लोग जनता के बीच जाकर जन जागरण करेंगे, जनता आप लोगों की बातों को सुनेगी, समझेगी, उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। कितनी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष एकदम सड़क से गायब ही हो गया है, सड़क पे दिखाई नहीं देता। लोग नहीं कह रहे हैं, ये प्लांट कराया जा रहा है, इसका प्लांटेशन कराया जा रहा है। किसी टीवी चैनल पे आप ये बात सुन सकते हैं, अरे साहब ये लोग तो लड़ रहे हैं आपस में, अरे साहब ये तो ऐसा हो गया है, तो ऐसा हो गया। अभी बात हुई नहीं तब तक उसमें से 4 बात निकाल दी जा रही है। ये सही है कि जहाँ पर बड़ा परिवार होता है थोड़े बहुत खटर पटर होते हैं, लेकिन जो भारतीय इतिहास है, भारतीय राजनीतिक इतिहास है, इसमें गठबंधनों का इतिहास रहा है और गठबंधन यहाँ पर बहुत ढंग से जनता को जागरूक किए हैं, देश में निकले हैं और सरकार की पूरी सरकार पलट दिए हैं और आगे का नतीजा, आगे का जो कार्यक्रम है वो कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है। राजीव जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि बहुत सुनियोजित तरीके से देश को विपक्ष विहीन किया जा रहा है संसद में, दोनों सदनों में, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, अगर मैं कहूँ, मुझसे आप पूछ रहे हैं, पर्सनली मैं कहूँ तो मुझको तो लग रहा है कि डरे हुए लोग हैं, ये डर गए हैं। ये जो आदमी सवाल से डर जाए लोकतंत्र में, तो उसका लोकतंत्र में कहाँ भरोसा है? वो कहेगा, वो आपने सुना है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार, और लोकतंत्र का जो आधार है आप उसी को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। विपक्ष आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सवाल आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गृह मंत्री जी जवाब नहीं देने आवेंगे, गृह मंत्री जी कहीं टॉक शो में बैठ जाएंगे, कहीं किसी बड़े चैनल के उसमें चले जाएंगे, लेकिन सदन में जहाँ पर इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको आप निकाल के बाहर कर देंगे। तो मतलब आप उसको नहीं निकाले, देश की जनता को उसकी ज़रूरतों को आपने लात मार दिया, वो बाहर चला गया। अब आप चाहते हैं कि सारा विपक्ष शांत हो जाए और हम चूँकि चुनाव जीते हैं तो हम जैसा चाहें वैसा करें, तो फिर कहाँ का बचा लोकतंत्र?
कहाँ बचा कुछ लोकतंत्र? लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे बिल भी इसी में पास कराए जा रहे हैं। इस पर बहुत आपकी कुछ क्या- कराया जा रहा है, बहुत कुछ कराया जा रहा है। आप देख लीजिए, पूरी की पूरी भारतीय दंड संहिता को बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब जब उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, उस पर हमारे विचार ही नहीं लिए जाएंगे और वो कानून बन जाएगा, तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? आप पूरी की पूरी संहिता चेंज कर रहे हो, उसमें पता नहीं क्या क्या आप डाल रहे हो अपने हिसाब से। उस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, उसके बाद तब वो सदन के पटल पे वहाँ रखा जाता है, उसकी प्रतियां मिलती हैं, देश में चर्चा होती है, तब कानून बनता है। तो कानून बनाने का जो एक तरीका है, उसको भी आपने समाप्त कर दिया। सदन में आप एक अधिवक्ता हैं, उसके साथ ही आप एक नेता भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के। अब तक जो पिछली मतलब सरकारों ने काम किया है, कोई विधेयक लेके आए हों, कुछ संशोधन करना हो, तो क्या वो सभी को शामिल करके बातचीत करके चर्चा पर चर्चा करके उसको लागू करते थे, या जैसा अभी सरकार कर रही उसी तरह से हुआ था पिछले कार्य? देखिए, इस सरकार का जो काम करने का तरीका है वो तो यही है, जिस तरह से ये काम कर रही है। इनका ये है कि साहब कहीं कोई चर्चा सदन में कोई रोकने वाला हमको ना हो। तो भाई ऐसा है कि अब एक कानून और बना दो कि इस देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही जीतेगी और वही सरकार बनाएगी। अब एक कानून और बना दें ये लोग, इस देश में दूसरी किसी पार्टी को जिंदा ही न रहने दें। उनको ये बोल दें कि नहीं साहब, दूसरी पार्टी अगर आप बना रहे हो जनता के हित में या बनी हुई हैं तो सारी अवैध हैं, वो सारी उन सारों को समाप्त किया जा रहा है। तो एक दलीय प्रणाली लागू करने का ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पहले तो इस तरह के नेचर रहे हैं या कुछ अलग था काम? देखिए, अब इनका तो जो इतिहास भूगोल है उस तो आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूँ, जनता भी परिचित है। पूर्व की सरकारों की मैंने बात। देखिए, पूर्व की सरकारों का मसला ये है कि भाई प्रयास किया जाता है। जब भी ताकतवर कोई होता है तो निश्चित तौर पर ताकत मिलने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं लोग, लेकिन इतना नहीं करते हैं। जनता की जवाबदेही का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये तो सारी जवाबदेहियों को ख़त्म करके और बिल्कुल एक तरफा सारे लोगों को सदन से बाहर करके और सदन को विपक्षहीन करके और वहाँ पर उनकी जो मिमिक्री हुई उसी को राष्ट्रीय त्रासदी बना करके कि साहब मिमिक्री कर दिया, पूरे जाट समाज का अपमान हो गया। एक एक घंटा जो है वहाँ सदन में खड़े हैं, मालूम पड़ रहा है कि देश की सबसे बड़ी त्रासदी वही हो गई, मिमिक्री। तो ये कहाँ ले जाना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। आपने जाटों की बात कही, एक तरह से पूरा एक एजेंडा सेट कर दिया गया है कि ये जाटों का अपमान हो गया। लेकिन कल एक जाट बेटी, एक पहलवान रोते हुए उसने एक ट्वीट कर लिया कि अब मैं आगे से कुश्ती नहीं लड़ूंगी, नहीं खेलूंगी। तो क्या ये जाटों का अपमान नहीं? इस पर कोई क्यों नहीं ध्यान दे? देखिए, बेशरम लोग हैं ना ये भाई। बेटियां, कल आपने देखा कि किस तरह से उसने कुश्ती रोते हुए अलविदा कह दिया कि साहब अब इस स्थिति में हम नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय हैं, जाटों का अपमान इनको नहीं दिखाई पड़ता है? जब 700 साढ़े 700 किसान वहाँ पर उस किसान कानून का विरोध कर रहे थे तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा था। उनको ये कहा जा रहा था कि ये अर्बन नक्सल हैं। उनको न जाने क्या क्या कहा गया। और उसके बाद मोदी जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझसे गलती हो गई, मैं तीनों कानून वापस लेता हूँ। तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। अभी मोदी जी से पूछ दो कि भाई ये नीरव मोदी भागा है, आप बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, आप इनको क्यों नहीं ला रहे हैं? तो कहेंगे कि मैं चूंकि नीच जाति का हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, इसलिए मेरा अपमान देखो कर रहा है मुझसे सवाल पूछ करके। उनसे पूछ दिया जाएगा साहब ये क्या नाम है इसका, नितिन संदेशरा भाग गया पैसा लेकर के, इसको कब लेकर के आप आएंगे? तो अपमान हो जाएगा इनकी जाति का। तो मतलब ये है कि उस जगह पर बैठ करके और जातीय अपमान की बात करना ये अपने आप में असंवैधानिक है, ये अपने आप में गलत है। ये बहुत गलत बात है कि आप पर जब कोई बात आती है, आप जब गलत काम करते हैं और उस पर जब विरोध होता है तो आप कहते हैं मैं चूँकि इस जाति का हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल इस तरह के लोग हैं कि इन पर आप दिन भर सवाल करते रहेंगे और हम दिन भर जवाब देते रहेंगे, चीज़ें पूरी नहीं होंगी। ये कुल मिलाकर के ये सरकार डरी हुई सरकार है, कमज़ोर सरकार है। चलिए, हमने बातचीत किया आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव से। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी बातचीत पर? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।